नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं RBSE 10th क्लास विज्ञान विषय का दूसरा पार्ट मानव तंत्र। आपने मानव तंत्र के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा और आज इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। इस पार्ट में बहुत सारे तंत्र जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नर तंत्र, मादा तंत्र, श्वसन तंत्र आदि कई तरह के तंत्र शामिल है, उनका भी अध्ययन करेंगे। यह पार्ट काफ़ी दिनों तक चलेगा, लेकिन हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे मानव तंत्र पार्ट को। तो जो आपको पता होगा, मानव देह है जो है ये प्रकृति की एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें कई तरीके की कोशिकाएं, ऊतक, अंग और तंत्र कई तरह के शामिल है। जैसे तंत्र में श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, अंग शरीर के आप सभी अंग जानते ही हैं, ऊतक, कोशिकाएं सभी से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो इसमें सबसे पहले है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्य करने वाली जो इकाई है वो कोशिका कहलाती है। कोशिका को इंग्लिश में सेल भी बोलते हैं, सेल। आपने कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है, सबसे छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक हम जानेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है कोशिकाएं। सभी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती है। सभी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है और बहुत सारे ऊतक एक साथ मिलकर अंग बनाते हैं और सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और सभी तंत्र मिलकर मानव शरीर की रचना करते हैं। इस तंत्रों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आपने सुना होगा, तो आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हमने पाचन तंत्र का ये चित्र भी बनाया है जिसे आप सरल तरीके से इस पाचन तंत्र को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करने से लेकर पचने तक की संपूर्ण प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो इसकी परिभाषा भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस पाचन तंत्र में सबसे पहले है हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हमारे जो भी कार्य हम करते हैं वो कार्य संभव हो पाते हैं। भोजन के विभिन्न घटक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पाठ है, उसमें भोजन के घटकों के बारे में पढ़ा था। जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, जल ये आदि इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये भी इस पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण है। तो आप इन घटकों का नाम भी याद कर लो। प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सभी भोजन के घटक है। इन घटकों में से कुछ घटक जटिल अवस्था में होते हैं और हमारा पाचन जो होता है जटिल अवस्था से सरल अवस्था में होता है। तो हमारा शरीर जटिल अवस्था वाले तत्वों को सरल अवस्था में कन्वर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र कहलाती है। पाचन तंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र की जो परिभाषा है वो एकदम सिंपल है। जैसे भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर अंतर्ग्रहण मतलब हम जो भी भोजन यहाँ से मुख से खाते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया को ही पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें अन्य ग्रंथियाँ शामिल है, अंग शामिल है। जैसे ये लार ग्रंथियाँ शामिल है, कृषिका शामिल है, अंग है, ये आमाशय शामिल है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी शामिल है। तो इस पूरे तंत्र को पाचन तंत्र बोला जाता है। तो हम पाचन तंत्र में सम्मिलित सभी अंगों ग्रंथियों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो पाचन तंत्र में सम्मिलित कौन कौन से अंग और ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कि पाचन तंत्र में जो अंग है, सर्वप्रथम अंग है मुख है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ये मुख है, मुख सर्वप्रथम आता है। तो पाचन तंत्र के परिभाषा हमने क्या पढ़ी, मुख से लेकर मल द्वार तक की संपूर्ण प्रक्रिया पाचन तंत्र कहलाती है। तो इसमें सर्व पहला अंग है जो है मुख, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। दूसरी है ग्रसनी। ग्रसनी ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्रसनी है एक नलिका है, इसे ग्रसनी बोलते हैं। और यहाँ पे गले में एक ढक्कन भी पाया जाता है जिसे कांठी ढक्कन बोलते हैं या एपिग्लोटिस भी बोलते हैं। और जो तीसरा है इसमें वो है ग्रास नली। जब ग्रसनी, ये ग्रसनी है यहाँ आधी ग्रसनी है और आधे के बाद में यही ग्रसनी ग्रास नली में बदल जाती है। तो फिर ग्रास नली जाके आमाशय में खुलती है। ये यहाँ पे आपको आमाशय दिख रहा होगा, ये ग्रास नली आके आमाशय में खुलती है। फिर आमाशय में जो भोजन होता है वो पचना स्टार्ट हो जाता है। आमाशय में पचने के बाद जो बचा कुचा भोजन होता है वो आमाशय से छोटी आंत, ये जो छोटी आंत दिख रही होगी आपको, इस छोटी आंत में पहुंचता है। छोटे आंत में पहुंचने के बाद जो भी भोजन छोटे आंत में नहीं पचता है वो बड़ी आंत में जाके पचता है। तो फिर बड़ी आंत में जाता है भोजन। बड़ी आंत में बड़ी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। फिर बड़ी आंत से भोजन जो भी अपशिष्ट होता है वो मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये अंग सम्मिलित है इसमें पाचन तंत्र में। तो हमने इस पाचन तंत्र में दो सम्मिलित है भाग, इसके अंग है और दूसरी ग्रंथियाँ है। अंग के बारे में हमने ये पढ़ा, ये लिख रखा है, आप याद कर लो। दूसरी है जो ग्रंथियाँ हैं, ग्रंथियाँ में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है हमारे शरीर में पाचन तंत्र में। पहली है लार ग्रंथि। लार ये यहाँ पे पाई जाती है मुख के पास में। लार ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है, जो मुख से निकले हुए भोजन में मिल जाती है, फिर जाके आमाशय में जाती है और वहाँ पे पाचन होता है। तो पहले लार ग्रंथि हो गई कृष्णी के पास में। दूसरी है यकृत ग्रंथि। ये यकृत दिख रहा होगा आपको इस चित्र में, यकृत के पास में एक ग्रंथि है, इसे यकृत ग्रंथि बोलते हैं। तीसरी है जो अग्नाशय ग्रंथि जिसे बोलते हैं, ये यकृत के जस्ट नीचे जो ग्रंथि है इसे अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में 2 बिंदु आपको या 3 बिंदु याद करने हैं। पहले तो पाचन तंत्र की परिभाषा। पाचन तंत्र सिंपल है, भोजन मुख से लेकर मलद्वार तक की संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें अनेक अंग, ये अंग और ग्रंथियाँ शामिल है, पाचन तंत्र कहलाता है। और अंगों के नाम, हमने अंग शब्द बोला तो अंगों के नाम ये मुख, सबसे पहले ये मुख है, इसके बाद ग्रसनी ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय मलद्वार तक। तो ग्रंथियाँ इसमें 3 ही शामिल है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो ये आप नोट कर लो। तो हम आहार नाल के पाचन तंत्र के बारे में, अंग और ग्रंथियों के बारे में हमने अध्ययन किया। और अब हम पढ़ रहे हैं आहार नाल। आहार नाल जिसे पोषण नाल भी कहते हैं। आहार नाल सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं जो मुख से मलद्वार तक पहुंचती है। सभी अंग, इसमें अनेक अंग शामिल है। मुख है, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और सभी आ गए अंग। तो ये सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। तो यही आहार नाल है, मुख से लेकर मलद्वार तक की ये जो एक नली बनी हुई है इसे ही आहार नाल कहते हैं। और इसे एक और नाम पोषण नाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो ये इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर की तक की इसकी लंबाई होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। तो इसके क्या काम है? तो इसके 3 प्रमुख काम हैं। आहार को सरलीकृत कर पचाना। हम जो भी भोजन करते हैं उसको वो जटिल अवस्था में होता है तो जटिल अवस्था से सरल अवस्था में बदलने का कार्य ये आहार नाल करती है। आहार नाल कैसे करती है?
यह विभिन्न एंजाइम एवं ग्रंथियों की मदद से इसका सरलीकरण करती है। तो आहार को पहला काम हो गया इसका, आहार को सरलीकृत कर पचाना। तो आहार को सरलीकृत कर पचाती है ये पचित आहार का अवशोषण करना। और आहार को सरल करके पच तो गया, लेकिन उसका क्या करेंगे, उसका फिर अवशोषण होगा। अवशोषण इसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है आमाशय में। आहार नाल में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह एटीपी प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। उस प्रक्रिया के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर हम जो भी काम करते हैं उसमें वह ऊर्जा खत्म होती है। तो भोजन को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना, ये इसका तीसरा काम हो गया। ये मुख से लेकर मलद्वार तक भोजन को पहुंचाती है। यहाँ से हम ग्रहण करते हैं और पचता है, फिर उसका उत्सर्जन होता है। तो यह काम आहार नाल करती है। तो आहार नाल के बारे में हमने ये पढ़ा। आहार नाल में जो भोजन होता है, भोजन आहार नाल में सवर्णी पेशियों के माध्यम से भोजन खिसकता हुआ आमाशय में पहुंचता है। फिर आमाशय में थोड़ा पाचन होता है, फिर छोटी आंत में होता है। छोटे आंत के भी 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत से लेकर फिर बड़ी आंत में अंतिम भोजन पाचन होता है। फिर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जन किया जाता है। तो ये आहार नाल के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने जो पहले पाचन तंत्र के जो 2 भाग पढ़े, अंग और ग्रंथियाँ। अंग जो मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके बारे में पढ़ा। अब इनके बारे में क्या हम विस्तार से जानेंगे। मुख में कौन कौन से शामिल है, कैसे अंग कार्य करते हैं, कौन कौन से पाचक रस पाए जाते हैं। तो ये सभी हम एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। हम मुख के बारे में पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र का एक अंग है। अंग में मुख के बारे में पढ़ रहे थे। तो मुख में आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा तक जुड़ा हुआ होता है, जिसे मुख बोलते हैं। आहार नाल हमने जो मुख से लेकर मलद्वार तक होती है, उसमें हम जो अग्रभाग होता है जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसे मुख बोलते हैं। कटोरे नुमा इसका आकार, मुख का जो आकार होता है वो एक कटोरे जैसा होता है। कटोरे नुमा इसका आकार होता है। याद कर लीजिए कौन सा आकार होता है, कटोरे नुमा आकार होता है इसका। इस प्रकार इसके ऊपर नीचे कठोर कोमल तालु पाए जाते हैं। जो मुख होता है उसके ऊपर और नीचे कठोर, ऊपर तो कठोर तालु पाए जाते हैं और नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं, जिसे भोजन ग्रहण करने में आसानी होती है। दूसरा, जो 2 मांसल होठों से घिरा हुआ होता है, ये जो हमारे होठ हैं, ये 2 मांसल होठ लचीले होठों से घिरा हुआ होता है मुख। और तीसरा है, दोनों जबड़ों में 16 दांत पाए जाते हैं। हमारे मुंह में 2 जबड़े होते हैं, 32 के 32 दांत होते हैं दोनों जबड़ों को मिलाकर। तो एक जबड़े में 16 दांत स्थित होते हैं। सभी दांत एक सांचे के रूप में स्थित होते हैं, जिसे मसूड़ा बोलते हैं हम। सांचे के रूप में स्थित होते हैं। दोनों जबड़ों में 16 दांत पाए जाते हैं। दांत से एक सांचे में स्थित होते हैं हम, फिक्स क्रम वाइज, और इस सांचे को मसूड़ा बोलते हैं। इस स्थिति को गर्त दंती कहते हैं। जो दांत सांचे में स्थित होना एक गर्त दंती कहलाता है। मानव में द्विबार दंती पाई जाती है। द्विबार दंती मतलब 2 बार दांत आते हैं हमारे। हम जब छोटे होते हैं तब दूध के दांत आते हैं, जो 7 साल तक टिकते हैं, फिर टूट जाते हैं। फिर नए दांत आते हैं जो पूरी ज़िंदगी भर चलते हैं। इस प्रकार हमारे मानव जीवन में 2 बार द्विबार दंती पाई जाती है। 2 बार दांत उगते हैं हमारे। ये पढ़ रहे हैं हम। मुख में दांत 4 प्रकार है। दांत के भी अग्रचवर्णक, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, उनके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। दांत के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है कृंतक। कृंतक के सबसे आगे के जो 2 दांत दिखते हैं हमें, वो दांत होते हैं कृंतक दांत। सबसे आगे के दांत जो कुतरने व काटने का काम, इनका काम क्या है, कुतरना और उनको काटने का काम करते हैं। ये दांत कब आते हैं, जब बच्चे की उम्र 6 साल की होती है। 6 महीने की जब उम्र होती है तो ये दांत आ जाते हैं, आगे के 2 दांत। दूसरा जो है रदनक दांत होते हैं। दूसरे जो ये दांत भोजन को चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। ये जो रदनक दांत हैं, ये भोजन को क्या करते हैं,
चिढ़ने फाड़ने का काम करते हैं। पहला तो कुतरना और काटना के काम करता है, दूसरा चिढ़ने व फाड़ने का काम करता है। ये कब आते हैं? जब बच्चे की एज 6 से 2 साल की होती है। 6 से 2 साल की होती है तो इसके दांत कितने होते हैं? 2 दांत होते हैं। ऊपर वाले जबड़े में भी 2 दांत, नीचे वाले जबड़े में भी 2 दांत। टोटल इनकी संख्या कितनी हुई? 4 दांत। तो रत्नक दांतों की संख्या 4 होती है। तीसरा दांत का प्रकार है अग्रचवर्णक। भोजन को चबाना इनका काम है। इनका काम क्या है? भोजन को चबाना। ये इनकी संख्या कितनी होती है? एक जबड़े में 4 दांत पाए जाते हैं। हमारे जबड़े कितने? 2। तो टोटल दांत कितने हुए? 8। ये कब आते हैं? जब बच्चे की उम्र 10 से लेकर 11 महीने की होती है। बच्चे की उम्र 10 से 11 महीने की होती है तब ये अग्रचवर्णक दांत आते हैं। इनका काम क्या है? भोजन को चबाना। चवर्णक दांत, भोजन को चबाना। अग्रचवर्णक दांत का मुख्य काम है भोजन को चबाना। और ये चवर्णक जो दांत है ये चबाने में सहायता करते हैं किसकी? अग्रचवर्णक दांत की। तो इनका भी काम सेम हो गया, भोजन को चबाना। इन अग्रचवर्णक दांतों की संख्या कितनी है? 6 दांत। एक जबड़े में 6 दांत, दूसरे जबड़े में भी 6 दांत। तो टोटल कितने हुए? 12 दांत। ये कब आते हैं? तो 12 से लेकर 15 महीने की उम्र में, जब बच्चे की उम्र होती है तब ये चवर्णक दांत आते हैं। तो यहाँ तक तो सिंपल है। जब रत्नक दांत के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। पहला है कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। तो रत्नक दांतों की संख्या होती है 2-2, अग्रचवर्णक की 4-4, चवर्णक की 6-6, 2-2, 4-4, 6-6। तो ये दांत के प्रकार है। तो दांतों के बारे में हमने ये पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी में हम पढ़ेंगे ग्रसनी किससे जुड़ी हुई होती है? मुख से। मुख के बाद, क्योंकि हमने अंगों में पढ़ा था, मुख के बाद आती है ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय मलद्वार। तो ग्रसनी, मुख के बाद ग्रसनी आती है। ग्रसनी के बारे में हम पढ़ेंगे जीभ व तालू के पिछले भाग से। कहाँ? जीभ व तालू के पिछले भाग से ग्रसनी जुड़ी हुई होती है। हमारा जो मुख होता है, मुख में जो जीभ पाई जाती है वह जीभ व तालू के पिछले भाग से ग्रसनी जुड़ी हुई होती है। फिर ग्रसनी कहाँ जा के जुड़ती है? ग्रासनली में। ग्रसनी जाके ग्रासनली में ख़त्म होती है। तो ग्रसनी से भोजन ग्रासनाल में जाता है। पहले भोजन मुख से ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से होकर ग्रासनाल में जाता है। तो ग्रसनी यह तय करती है कि भोजन श्वास नाल में ना जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रसनी को इस वक्त यह तय करना पड़ता है कि भोजन जो है श्वास नाल में ना चला जाए, क्योंकि भोजन आहार नाल में ही जाना चाहिए और वायु आहार नाल में नहीं जानी चाहिए। तो यह काम ग्रसनी तय करती है। ग्रसनी के भी 3 प्रकार है। पहली है नासा ग्रसनी, दूसरी है अधोग्रसनी, तीसरी है मुख ग्रसनी। इसमें जो नासा ग्रसनी है, सर्वप्रथम ये मुख के अंतिम भाग से जुड़ी हुई होती है। मुख के अंतिम भाग से कौन सी ग्रसनी जुड़ी होती है? नासा ग्रसनी। फिर नासा ग्रसनी से जुड़ी हुई होती है मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी खत्म कहाँ होती है? अधोग्रसनी कहते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार है ग्रसनी के: नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी, मुख ग्रसनी। कौन कौन से है? नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी, मुख ग्रसनी। ये ग्रसनी के 3 प्रकार है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल कुछ नया लेके फिर हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।